इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स नेक्स्ट वीक। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसे। है तो सही ना पीछे आप लोग के पास? ठीक। लेट्स सी, न्यू दिल्ली विल होस्ट एन ऑफिशियल लेवल मीटिंग, ओके, ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग विद द यूएस। क्वाड का पता ही होगा आपको, ठीक है ना? with the US, Japan and Australia next week. The first such SOM, please mark the term SOM. SOM का full form क्या है? Senior Officers Meeting to be held since the recent escalation मतलब increase, escalation of the tensions over the Taiwan Strait. Okay, the Quad SOM meeting scheduled for 5 to 6 September is one of a number of meetings with India's Indo-Pacific partners in the week, seen as part of the government's balancing moves ahead of the SCO summit in Uzbekistan in mid-September. बताओ कौन बताएगा SCO के बारे में? वैसे भी पढ़ना है, क्वाड भी पढ़ना है और SCO भी पढ़ना है, अभी IR में होगा। बट बताइए, SCO इज अ ऑर्गेनाइजेशन, लिखना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे होगा टॉपिक। ओके, SCO स्टैंड फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक तो पहले में इसमें बात याद रखना है कि आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि SCO का नाम क्या है? शंघाई, बट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बीजिंग। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस। ओके, अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड कार कंट्रीज। विच आर द कार कंट्रीज? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कार स्टैंड फॉर द सेंट्रल, जो लिखना लिख लीजिएगा पैरेलली इसके बारे में। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन में कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, क्लियर। पाकिस्तान डजंट कम, ठीक है ना? जितने भी मतलब 2 स्थान को हटा देंगे हम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बाकी जितने भी ऊपर की तरफ स्थान पड़ते हैं, उज्बेक हो गया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है ना? ये 4-5 जो कंट्रीज हैं, एक तो ये मेंबर हो गई, दूसरा कौन सा हो गया? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड रशिया। मतलब ये पूरी ग्रुपिंग अभी SCO का मीटिंग होने वाला है, मिड सितंबर में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक तक जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब तक SCO का मीटिंग भी आ जाएगा। और ये पहली बार है कि क्वाड के मीटिंग को इंडिया को बोला जा रहा है कि हम होस्ट करें। अब क्वाड क्या है, थोड़ा इसका आइडिया ले लीजिए, क्योंकि IR में होगा तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी टॉपिक। क्वाड एक टाइप का डिफेंस पैक्ट है, बट हम इसको प्रॉपरली डिफेंस पैक्ट नहीं कह सकते। क्वाड का जो मेनली बनाया गया था, इट इज फॉर द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मतलब इकोनॉमिकली कंट्रीज को ट्रेड बढ़ सके कंट्रीज का। अब क्वाड में मेजर कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, जापान, US। मेन तो यही है, और भी वैसे काफी कंट्रीज हैं, बट मेनली इसके अंदर इंडिया, जापान और US है। अब जब इंडिया, जापान और US इसके अंदर हो जाते हैं तो इट इज अ काउंटर बैलेंसिंग अप्रोच फॉर द SCO। एम आई क्लियर विद नोट? मतलब क्वाड से हम क्या काउंटर बैलेंस करेंगे? SCO को। ऐसा नहीं कि SCO में हमारा कोई नुकसान है, नहीं, बट SCO में जो चलती है ज्यादा वो चाइना की है। तो जो SCO शंघाई कोऑपरेशन थोड़ी उनकी ज्यादा चलती है। तो क्वाड के थ्रू, मतलब क्वाड का मीटिंग अभी क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि ताइवान का भी वो सब आपको पता ही है, ताइवान का मैटर पता है सबको कि अभी ताइवान और चाइना में एस्केलेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, और वो डी एस्केलेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए। अभी ताइवान ने एक ड्रोन भी शूट कर दिया है चाइना का। ओके, अभी उसका भी मैटर थोड़ा बढ़ेगा, तो इसलिए क्वाड एक बैलेंस करेगा फॉर द ताइवान, ताकि चाइना उनके ऊपर अटैक ना करे। ओके, सो लेट्स सी अबाउट दिस। नरेंद्र मोदी विल अटेंड द SCO समिट अलोंग विद द लीडर्स ऑफ द रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया समझ आ गया आप सबको, ठीक है ना? अब डायरेक्ट समझ आएगा मैं। एंड द ईरान। द फर्स्ट सच इन पर्सन क्या होता है? इन पर्सन मीटिंग क्या होती है? फेस टू फेस, 1-to-1 मीटिंग, ठीक है ना? इन पर्सन मीटिंग सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द बिगनिंग ऑफ द यूक्रेन वॉर। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इन पर्सन मीटिंग अब हो रहा है, काफी बड़ी बात है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ MEA, कल ही पढ़ रहे थे हम MEA के बारे में तो IR में। ओके, MEA स्टैंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, ऑफिशियल्स फॉलो द क्वाड मीटिंग विद एन इंडिया US 2+2। अब ये भी भाई बताना पड़ेगा 2+2 क्या है? 2+2 is a interministerial dialogue between the India as well as the USA। ये सब अभी IR में आएगा, बट अभी के टॉपिक को समझाने के लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। 2+2 डायलॉग जो है ये इंडिया और USA के बीच में चलता है। ओके, ये लेट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने स्टार्ट करवाया था, उनके टेन्योर में ये पूरा स्टार्ट हुआ था। अब इसमें 2+2 का बेसिक मीनिंग क्या है? ओके, यहां पर हो गई दैट इज द MOD, ठीक है, एज वेल एज द MEA।
समझ आ गया सबको? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और यहां से कौन हो जाएंगे? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ, मतलब इंडिया में जो मिनिस्टर होते हैं वहां पे सेक्रेटरी होते हैं, बट इंडिया में सेक्रेटरी होता है आईएएस। समझ रहे हैं ना? थोड़ा समझ के चलिए। ओके, तो यहां से मतलब ये 2+2 मीटिंग हो गया ना, क्लियर? तो 2+2 तो है बाइलेटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया यूएस। क्वाड क्या हो गया? मतलब 4 कंट्रीज का एक पैक्ट है, और एससीओ में तो काफी सारी कंट्री। थोड़ा क्लियर हो रहा है टॉपिक? क्लियर? काइंडली सी इंटर मिनिस्टेरियल सेशन मीटिंग विद द यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू लीडिंग द अमेरिकन डेलीगेशन टू डिस्कस बाइलेटरल इशू। बाइलेटरल बताया मैंने आपको, 2+2 कैसा होगा? बाइलेटरल होगा। अगर 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ट्राइलेटरल। ठीक है ना? देन आफ्टर दैट सीनियर काउंटर पार्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट्स ऑफ DFAT, मार्क कर लीजिए, प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसा टर्म, DFAT, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। ओके, देन आफ्टर दैट इन्होंने सब कुछ ये बताया, आगे सारी कहानी नॉर्मल है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस न्यूज को आप कट करके पेश कर लीजिए। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज। विक्रांत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया सेज मोदी। कल ही इनोग्रेट किया है, कमीशन किया है। ओके, तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो गवर्नमेंट ने जितना इंफॉर्मेशन इसका दिया पहले तो हम वो जानते हैं। जो ऊपर वाला टॉपिक है इंडिया टू होस्ट क्वाड, ये टॉपिक है, आप लिख लीजिए आईआर का। ठीक है, और विक्रांत तो गारंटेड आपका फॉर दिस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर, प्रीलिम्स और मेंस रिटन, किसी इंटरव्यू में नहीं आएगा किसी भी हालत में। टॉपिक कौन सा है विक्रांत का? साइंस एंड टेक, नॉट साइंस, साइंस एंड टेक। हमारे प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस रिटन में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे। कौन रीड करेगा इसके बारे में? बताओ, आप पढ़ोगे जीनियर? रीड करो, स्पीक इट लाउडली। Question. After India's first aircraft carrier Vikrant, which played a vital role in the 1971 war, from 2013 to 2017, the Navy had fielded 2 aircraft carriers, the erstwhile Virat, acquired from the UK, and the INS Vikramaditya from Russia, which is currently in service. ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1971 का जो हमारा वॉर हुआ था, ये किसके साथ था? टेक्निकली क्या था? बांग्लादेश वॉर था ये, लिबरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के लिए, और हमें नया कंट्री बनाता है। द नेम ऑफ द कंट्री वाज बांग्लादेश। तो उस टाइम पीरियड पे इसका काफी क्रूशियल रोल था। अभी 2013 टू 2017 द नेवी हैड फील्डेड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। पहला कौन सा है? विराट। ये हमने कहां से लिया है? यूके से। ये चीजें मार्क कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स में आ जाएंगी गारंटेड कि विराट हमने कहां से लिया। विराट हैज बीन एक्वायर्ड। देखिए हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया बना सके। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिया। तो हम सेकेंड हैंड परचेज करते हैं उसे दूसरी कंट्री से, लाइक यूके हो गया। यूएस का तो सेकेंड हैंड परचेज करने में बिक जाएंगे हम। ओके, तो यूके हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनसे सेकेंड हैंड परचेज किया, उसको थोड़ा हमने फैब्रिकेट कर लिया, थोड़ा उसको चेंज कर दिया। पैसा तो उसमें भी बहुत लगता है, इसमें भी कम से कम 20-25 लाख करोड़ रुपया लग जाएगा सरकार का। ओके, बट एज कम्पेयर टू बिल्डिंग अ न्यू एयरक्राफ्ट करियर, आप लगा लीजिए पूरा 1 साल का डिफेंस बजट डालना पड़ेगा इफ वी हैव टू बिल्ड अ कंप्लीट, और उसमें भी बहुत खर्चा आता है। तो दैट्स व्हाई, हाँ कितना है इसके अंदर लिखा है क्या? हाँ 20, इट इज रिटर्न 20,000 करोड़ इसमें भी लग गया, देखिए। ओके, देन आफ्टर दैट, और दूसरा कौन सा है? आईएनएस विक्रमादित्य, विच हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम द रशिया, विच इज करंटली इन द सर्विस। चलिए देखते हैं। वंस आईएनएस विक्रांत बिकम्स फुली ऑपरेशनल, इंडियन नेवी विल वंस अगेन, रीड दैट, इसको आगे रीड कीजिए। Indian Navy will once again be able to deploy 2 full-fledged carrier groups, significantly expanding its footprint across the Indo-Pacific. इंडो पैसिफिक आप समझ रहे हैं ना, जापान वाले में, और चाइना को काउंटर बैलेंस करना है हमें, ठीक है ना। आफ्टर दैट, So far, such aircraft carriers were only made by developed countries. India has taken a step towards being a developed country by being part of the league, said Mr. Modi, speaking at the formal commissioning ceremony, which saw the presence of several naval veterans who commanded and served on the erstwhile Vikrant. एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? सबको क्लियर है टॉपिक? तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका पढ़ लीजिए।
टाइम ट्रेवल देखते हैं इसका, फेब्रुअरी 2009 कील ऑफ द शिप इज लेड, दैट इज उसको बनाने का प्रक्रिया। 2013 में द शिप इज लॉन्च्ड, पहली बार इसको लॉन्च किया गया। नवंबर 2020 में इसका ट्रायल लिया गया, ठीक है, सबको मिल गया ना, ओके। फिर 2022 में सी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए इसके 5 फेज के। जुलाई 2022 में डिलीवरी एक्सेप्ट हुआ, सितंबर 2022 में हमने इसको कमीशन कर दिया। लेंथ ऑफ द शिप 262.5 मीटर्स, ये सब आपको डाटा याद होना चाहिए। हाइट कितना है इसका 61.6 मीटर्स, विड्थ भी इतना ही है। फ्लाइट डेक एरिया 12,500 स्क्वायर किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब इसका वजन आप कह सकते हैं 42,800 टन्स है ये, ओके, केजी नहीं। क्रू कितना है इसके अंदर 1600, कंपार्टमेंट्स कितने हैं, मैक्स स्पीड कितना है 28 नॉट्स इज गुड, ठीक है, 28 नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड्योरेंस मतलब कितने नॉटिकल माइल्स तक ये जा सकता है 7500, ओके। देखिए ये जनरली अलग कंबशन के ऊपर काम करता होगा। ओवर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग MiG-29, कामोव, MH-60R चोपर्स, ये इसके ऊपर स्टैंड बाय पे रहेंगे। फिर इसके अलावा मीडियम रेंज S-2A सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ओके। देन क्लोज इन वेपन सिस्टम, अब ये वेपन्स कौन से हैं ये नहीं बताया जाएगा प्रॉपरली। फुली फंक्शनल हॉस्पिटल विद अ सिटी स्कैन मशीन, हॉस्पिटल भी है इसके अंदर, एंड 2 ऑपरेशनल थिएटर्स, ओके। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट इट इज रिटन दैट इज 20,000 crores। इफ one were to walk through the ship's passage and lobbies, the person would clock about 12 किलोमीटर। अगर पूरा आपको शिप को अगर घूमना है तो उसके अंदर आपको कितना किलोमीटर आपको ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, दैट इज अबाउट द 12 किलोमीटर, ओके। देखिए पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, इनको कैटेगरी में किस में रखा जाता है, दैट इज ऑफ द कैटेगरी ऑफ द शिप्स, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ी चीज है कि इट इज बीइंग कॉल्ड एज द एयरक्राफ्ट करियर, ओके। एयरक्राफ्ट करियर भी बोलते हैं इसे, ये काफी वैसे डिफेंस में पढ़ाता हूँ मैं टॉपिक्स। फिर बैटल शिप्स हो गए, ओके। देन हाँ हेलीकॉप्टर करियर्स, ओके। उसके अलावा एक और इसका नाम था एयरक्राफ्ट करियर, बैटल शिप्स, वॉर शिप्स, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मतलब इनमें ऐसा आप नहीं कह सकते कोई डिफरेंस है। मतलब एयरक्राफ्ट करियर का मतलब क्या होगा, जो एयरक्राफ्ट को समुद्र में कैरी कर रहा है, कि मतलब उसके ऊपर एयरक्राफ्ट करियर हम किसे बोलेंगे कि उसके ऊपर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फ्लीट दैट द एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ फ्रॉम दैट, ओके। एक फील्ड बना होगा, एक रनवे बना होगा, ओके। बैटल शिप्स जो किस चीज के लिए इक्विप्ड है, लड़ाई के लिए भी, समुद्र के अंदर लड़ाई के लिए, ओके। फिर हो गया वॉरशिप, ये इसी की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे ये, फ्रिगेट्स होती हैं, ये पता नहीं आपने सुने हैं कि नहीं, फ्रिगेट्स होती हैं, ओके। फिर सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स तो चलो यू नो अबाउट दैट, ओके। सबमरीन्स का काम क्या होता है, दे विल वर्क अंडर द वाटर, क्लियर। फिर इसके अलावा ये लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा, डिस्ट्रॉयर्स, क्लियर। फिर ऑल दीज आर द कैटेगरीज इनटू द वर्ल्ड। हाँ बोलो। हाँ सबमरीन है अपने पास, एयरक्राफ्ट नहीं, पूरा नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी से चले नहीं, वो तो जिराल्ड आर फोर्ड, हाँ जिराल्ड आर फोर्ड है, वो तो इंडिया के पास नहीं है। न्यूक्लियर वाला तो बहुत, हाँ बिल्कुल हमारे पास लगा के चलिए 35 तक आ जाएगा न्यूक्लियर, कंप्लीटली न्यूक्लियर इक्विप्ड। कि मतलब देखिए एयरक्राफ्ट करियर होना इज अ वेरी मतलब बिग थिंग इनटू द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ इजी थिंग। और इंडिया अभी फुली इक्विप्ड में तो हमारे पास ये क्या नाम है इसका, विक्रांत आ चुका है, विक्रमादित्य भी है और विराट भी, मतलब इनको ना फुली इक्विप्ड और सेमी इक्विप्ड बोला करते हैं। कि मतलब ये जो INS विक्रांत है इसको लॉन्च कर सकते हैं लड़ाई में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं दैट इज विद द USA अप्रोक्सीमेटली 11, बहुत ही ज्यादा है ये तो, ओके। फिर रशिया के पास कम है। व्हाट इज द रीजन, आपको मैंने बताया था कि जो USA का अप्रोक्सीमेट लोकेशन है, USA इज लाइक अ स्क्वायर, इट इज लाइक अ बॉक्स, ये भी उनका कोस्टल एरिया है और ये भी उनका कोस्टल एरिया है, तो इनको दोनों तरफ से एंड्योरेंस मिलता है टू लॉन्च इनटू द सी। रशिया को इतना नहीं मिलता, रशिया इज अ फ्रीज कंट्री, ठीक है, उनके पास इतना एंड्योरेंस नहीं है। वेपन अच्छा है उनके पास भी, बट रशिया के पास जो एयरक्राफ्ट करियर्स अगर आपको मिलेंगे तो वो ज्यादा नहीं है।
यूएस के पास 11 है, रशिया के पास ऑफिशियली बोला जाता है 2, 3 मैक्सिमम 4 होंगे। फिर इसके बाद आपका यूके आ गया, फ्रांस, ओके, चाइना, जर्मनी एंड ऑल, ओके। हाँ, जापान हो गया। देखिए जापान ने जितना भी बनाया है आज तक एयरक्राफ्ट करिए, मतलब वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में ही है, उनका अपना तो इतना है नहीं कुछ, ओके। अब देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी में थोड़ा जाना पड़ेगा अपने को। जो कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक्ड आप समझते हैं, ठीक है, विच आर नॉट सराउंडेड बाय द वॉट, वो तो बना ही नहीं सकते। समझ गए ना आप लोग, कि मान लीजिए इफ हिटलर के साथ ये तो प्रॉब्लम हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है कि नहीं, कि इफ अ कंट्री इज लैंड लॉक्ड कंट्री, तो वो तो बना ही नहीं पाएंगे भाई। हाँ, जैसे अंडरस्टैंडिंग, जैसे डेनमार्क वगैरह हो गए, तो वो इनको बोल देते हैं स्वीडन वालों को कि भाई आपका हमारे पे बैकअप रहेगा, आप हमारे साथ काम करेंगे इसमें। बट जैसे जापान को तो जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जापान इज आइलैंड नेशन। यूके के पास भी होंगे काफी सारे। तो एट द टाइम की जो कंट्रीज, इंडिया का जो वी बनता है, दैट इज द साउदर्न इंडिया, हमें तो काफी चाहिए भाई, एम वी क्लियर विद दिस नोट। तो जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, दे विल नॉट बी हैविंग द वॉरशिप्स। क्यों? क्योंकि उनका कोस्टल एरिया तो है ही नहीं, वो लैंड कहां पर करवाएंगे इसे। गल्फ में भी 2-3 कंट्रीज ने थोड़ा बनाया, भी मेहनत कर रहे हैं, बट गल्फ में ऐसे इतने इश्यूज नहीं होते। तो एट द टाइम कि रशिया के पास भी है, यूके, फ्रांस, और इसके बाद इंडिजीनियसली जो इसके अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज द इंडिया। बहुत ज्यादा खर्चा होता है। देखिए अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत, ठीक है, इंडिया के लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर वैसे अभी तो बहुत पीछे हैं हम इसमें। वॉरशिप अगर आपको देखना है तो फिर तो यूएस का ही है, और यूएस का तो देखिए वॉरशिप बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जितना हमने अभी तक इनके ऊपर खर्चा किया है, या फिर आप मान के चलिए कि इतने तो वो डीकमीशन कर देते हैं। कमीशन और डीकमीशन का फ़र्क पता है आपको? कमीशन मतलब चालू करना, कि हमने उसको लॉन्च कर दिया, इट इज़ ऑपरेशनलाइज, और डीकमीशन मतलब कि अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, इट इज आउटडेटेड। अब हम इसको, यूएस कम से कम अभी तक तो 15 तो ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर चुका है, क्लियर। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका खर्चा कितना ज्यादा रहता होगा। और उनका तो देखिए विक्रांत ठीक है, बट अगर उनके जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल है, दैट इज द जेराल्ड R4। ये तो देखिए कुछ और ही बनाया हुआ है यूएस ने। ये पहली बात तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलता है, ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज A1B एंड A1P2, ओके। अब इसके ऊपर इतना मतलब आप लगा सकते हैं कि पूरा न्यूक्लियर के ऊपर है, आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा इसके ऊपर मतलब न्यूक्लियर मटेरियल है कि ये 30 साल तक पानी में सर्वाइव कर सकता है, क्लियर। इसको देखिए, अगर समुद्र में कोई चीज़ चल रही है, उसे कोस्टल पे तो जाना ही होगा कभी ना कभी, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, अपना खाना पीना भी है, कभी ना कभी जाना पड़ता है। इसको जो बैकअप है खाने पीने का 200 साल का है इस पे, क्लियर, 200 ईयर्स तक का, ओके। अगर लड़ाई भी लग जाए तो ये कंटिन्यूस 6 साल तक लड़ सकता है समुद्र में खड़ा होके। अगर सिर्फ लड़ाई ये ऐसा भी नहीं है कि ये अकेला चलता है, इसके साथ बहुत, और ये तो एक की बात कर रहा हूँ, इसमें तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इतना ज्यादा इसका बैकअप है। जैसे अपने वाले में कितने लोग हैं, यू कंसिडर अबाउट द 1600 क्रू है, इसके ऊपर कुछ जेराल्ड, हाँ 6000 के आसपास इसके ऊपर अभी बैकअप में है। और फिर जेट फाइटर्स अलग है भाई, यूएस का तो बात ही अलग होगी। तो एट दैट टाइम की यूएस, और ये यूएस में नहीं है, यूएस का कोई भी वॉरशिप यूएस में खड़ा ही नहीं होता, सारे दुनिया में फैले हुए हैं। ये साउथ चाइना सी में खड़ा है, कोई अटलांटिक में खड़ा है, कोई रशिया के पास खड़ा है, कोई यूके के पास खड़ा है। तो मतलब देखिए अपने टेरिटरी में खड़ा करके आप करेंगे भी क्या उसे, हम भी इसको यहाँ पे थोड़ी ना खड़ा करेंगे। हमने तो बोल तो दिया उसमें इंडो पैसिफिक, हम भी इसको कमीशन करके पैसिफिक में लगाएंगे। दूसरी कंट्री में डेटरेंस डेवलप करने का तरीका होता है। और वॉरशिप एक बहुत बड़ा चीज होता है, जितने ज़्यादा वॉरशिप होंगे। अब जैसे हमारा विक्रांत है, तो इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं, चलिए। अब ये अकेला नहीं चलता इनका जेराल्ड R4, इसमें और बहुत सारे, अगर आप स्टडी करेंगे, बहुत सारा एक पूरा, मतलब इसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। अभी इन्होंने, दे हैव टेस्टेड अ बॉम्ब, यूएसए हैज टेस्टेड साउथ चाइना सी के अंदर जेराल्ड R4 से, they have tested a bomb last year, they have tested the bomb, तो उसको उन्होंने जेराल्ड R4 के पास टेस्ट किया। उन्होंने सोचा कि भाई इस एरिया में अगर भूकंप आ जाए या फिर हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, तो हमारा जो एयरक्राफ्ट करियर है, वेदर इट विल संक इनसाइड द सी, इट इज टू बी टेस्टेड। तो यूएसए ब्रॉट अ बॉम्ब, इट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स, ओके। तो उसको मतलब बिल्कुल पास में ड्रॉप कर दिया जेराल्ड R4 के।
इट वॉज स्क्रैचलेस, उसके ऊपर तो स्क्रैच भी नहीं आया, हालांकि समुद्र में 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। व्हाट इज पॉइंट और नोट? तो एट दैट टाइम मतलब कि जिब्राल्टर फोर्ट इज अ डिफरेंट लीगेसी, बट हाँ कि पूरे वर्ल्ड में इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट करियर, मतलब क्योंकि उसमें लिखा है, हमने पढ़ा है भी हिंदू में, कि एयरक्राफ्ट करियर जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही है, कि मतलब इंडिया के पास इंडिया अभी एक डेवलपिंग, सेमी डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, अलग अलग कैटेगरीज में हमारे एरियाज हैं। एंड आफ्टर दैट इफ वी आर हैविंग सच अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट करियर, तो इट इज अ वेरी बिग डील कि हम उसको बैकअप में रख रहे हैं, और इट इज मैंडेटरी फॉर अस। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर द इंडो पैसिफिक, हमें इंडियन ओशियन के एक्सेस के लिए तो भी चाहिए। हर टाइम सबमरीन्स काम नहीं कर सकती। वी आर हैविंग गुड सबमरीन्स, अब उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट सबमरीन्स में हमारे पास न्यूक्लियर क्लास भी है अभी, तो रशिया से ही ब्रॉड किया, बट सिंस आफ्टर दैट देयर इज अ वेरी बिग लीप इनटू दिस। ओके, इसको मार्क कर लीजिए, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। मूव टू द अदर न्यूज। ये नहीं, ये अभी बस अभी थोड़ा ज़्यादा राइज हो रहा है आजकल विमेन का इशू, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा आप सेल्फ। ओके, मूव द अदर। एक तो आप मार्क कर लीजिए द एनपीटी, पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल है द एनपीटी, मार्क कीजिए। ओके, पेज नंबर आ जाइए इस पे 8 और 9 पे। ओके, जल्दी से पेज नंबर 8 पे मार्क द फर्स्ट न्यूज। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट कंटिन्यू टू बी टारगेटेड इन J&K। कल ही हम बात कर रहे थे इसका, जर्नलिज्म का, व्हाट इज द कंडीशन इन टू द जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज रिकॉर्डेड 60 इंस्टेंसेज ऑफ क्रैकडाउन सिंस रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस इन द ईयर 2019। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। एमनेस्टी क्या है, पहले तो आप ये समझ लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ NGO फ्रॉम द UK, ठीक है। Amnesty International on Friday said it had recorded at least 60 instances of crackdowns on journalists and human rights defenders in Jammu and Kashmir since the revocation of special state। ये तो याद होगा आपको, 5 अगस्त को ही हुआ था ना, 370 हटाया था। ओके, in a report titled "We are being punished by the law 3 years since of abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir." Amnesty documented interrogations, travel bans, and detention of journalists and human rights defenders. For 3 years now, civil society and media in Jammu and Kashmir have been subjected to a vicious crackdown by the Indian government, which is determined to stifle dissent. Dissent का मतलब disagree, using draconian laws. ये draconian laws क्या है? अफस्पा, अफस्पा की बात हो रही है। पॉलिसीज एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस इन देयर आर्सेनल। बकवास करते हैं एमनेस्टी वाले, ऐसा इतना कुछ भी नहीं है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये UK का ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, इनकी आदत ही रहती है कि ये थोड़ा गवर्नमेंट को घेर लें कि UAPA का मिसयूज हो रहा है, फस्पा का। ठीक है भाई, तो अब या तो पत्रकार अपना डायरेक्ट आगे जाए, गोली खा ले, वो उनसे टेररिस्ट ही हो सकता है। अब उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए तो किया होगा। अब इनको रहता है कि डिटेंशन में ले लिया। जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिटेंशन स्टेट, वो तो परमानेंट डिटेंशन है। तो इसमें ये थोड़ा ये पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा। ये एमनेस्टी ने जो रिपोर्ट बनाया होगा, ये दबाव में बनाया होगा किसी ना किसी गवर्नमेंट के। इसको पता नहीं कहाँ से फंड आ रहा होगा, सऊदी अरेबिया से। पॉलिटिकल है ये, ऐसे ही चलेगा इन चीज़ों में। एमनेस्टी सेड इट हैड फाउंड एटलीस्ट 6 पर्सन इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स हैड बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रॉड। अब ये कुछ कारण होगा ना कि अगर किसी को ट्रैवल करने से रोका, हाँ, कि भाई हर रोज तो लोग मर रहे हैं वहां पर, कितना टेररिज्म है, अब इनको बाहर घूमने जाना है। देन एटलीस्ट 27 जर्नलिस्ट हैड बीन डिटेन्ड। फालतू का बात है, इतना हो नहीं, 27 जर्नलिस्ट कोई नहीं हुआ इतना, ये इनका अपना थोड़ा बताया हुआ है, इतना जर्नलिस्ट वहां पर डिटेन नहीं होता। जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग फाहद शाह, आसिफ सुल्तान, जो भी हैं अभी, सब्जेक्टेड टू रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट। रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट ये काफ़ी फेमस रहता है कश्मीर के अंदर, कि मतलब कि किसी पुलिस स्टेशन में डाल दिया, 15 दिन रख लिया, 20 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल भी हो जाता है कई बार। रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट मतलब इसमें वारंट नहीं जरूरत पड़ता, उठाया जेल में डाल दिया, बस डिटेंशन में रहेगा। और एक टाइम रिवॉल्विंग डोर का मतलब एक दरवाजे से अंदर किया और दूसरे से बाहर निकाल दिया। और वारंट समन डिटेंशन के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ा करती इनकी। Then after that, in a continuing pattern, they have been arrested under one law
granted bail by the court and then rearrested almost immediately under the UAPA. Okay, थोड़ा हो जाता है, देखिए टेररिस्ट कंसर्न है तो उस टाइम करना पड़ता है। अभी हम लास्ट वीक का न्यूज़ था, सैटरडे का, आज का ही न्यूज़ था, मीरवाइज का फ्रंट पे आ रखा था, मीरवाइज का न्यूज़ था, यहाँ पर आ रखा था। मीरवाइज इज अ सेपरेटिस्ट लीडर, ओके, फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। उनको भी देखिए दोबारा ये न्यूज़ था लास्ट फ्राइडे का, आएगा सैटरडे वाले हिंदू में, ठीक है ना। फ्राइडे का न्यूज़ था, उसमें बोला गया था कि भाई मीरवाइज जो हैं उन्हें डिटेंड करके और बिना बात के, हालांकि उनको रिलीज कर दिया था, बट जुम्मे की नमाज पे उन्हें जाना था, बट फिर लेटर ऑन थोड़ा डिस्प्यूट हो गया। देखिए कश्मीर में बहुत ज़्यादा ऐसे मैटर रहते हैं। देन UAPA, इंडियाज प्राइमरी एंटी टेरर लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर, कीपिंग देम परपेचुअली डिटेन। देखिए ये हिंदू थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी दिखाता है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, आई एम नॉट सेइंग कि गलत बोल रहे होंगे, बट थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी दिखाते हैं ये चीज़ों को। ओके, द रिपोर्ट रिव्यूड 1346 cases on the website of the Jammu and Kashmir High Court and found that August 1, 2020, the number of writ petition had increased by 32%, which it said indicated an increase in the unlawful detention. When the state is unlawful, then the detention cannot be lawful. जब स्टेट ही पूरा अनलॉफुल हो रखा है तो ऐसा नहीं कि वहां पे सब कुछ गलत ही है, बट हाँ थोड़ा अभी गवर्नमेंट भी थोड़ा अभी रिजिड है, आप समझते हैं, राइट विंग का एस्टेब्लिशमेंट है इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेपी, इनकी सेंट्रल कोर पॉलिसी में आता है कश्मीर, तो ये अपनी तरह से पूरे एफर्ट सबको थोड़ा तो देखिए गवर्नमेंट का रहता ही है, एज वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, तो थोड़ा तो रहता ही है। बट हाँ देखिए जिसके घर से किसी का नुकसान होता है तो उन्हें तो दुख होता ही है, नेचुरल सी बात है। अब मान लीजिए बहुत सारे जो हमारे युवा हैं कश्मीर से, दे हैव टर्न्ड इनटू द मिलिटेंसी अकॉर्डिंग टू दे, मैं उनका व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, दे हैव टर्न्ड इनटू द मिलिटेंसी मतलब टेररिज्म, बिकॉज द आर्मी इज वेरी मच अनजस्ट विद देम। ऐसा हो भी जाता है कई बार। देखिए नॉर्मल है कि मान लीजिए एक परिवार है, तो आप उसको टेक्निकली सोचिए कि एक परिवार है तो उसमें 4 लोग रहते हैं, अब उसमें एक यंगस्टर को मार दिया, अब यंगस्टर टेररिस्ट था, अब वो नॉन टेररिस्ट था, कुछ भी हो सकता है भाई, कोलेक्टरल डैमेज भी हो जाता है कश्मीर में बहुत ज़्यादा। तो अब उसमें बाकी को क्या होता है कि भाई हम बदला लेंगे, अब बदला लेने में फिर वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। कश्मीर में आपको बहुत सारे गाँव मिलेंगे जो कंप्लीटली विडोज के हैं, कंप्लीटली विडोज के हैं। अब देखिए वहां पे मुश्किल तो है ही है उन्हें, शोपिया में, हाँ साउथ कश्मीर में बहुत, दे आर लॉट ऑफ प्लेसेस। थोड़ा देखिए एंटरटेनमेंट के लिए ये हमने उस टाइम भी बात किया था, एक बार आपने बताया था कि एंटरटेनमेंट एक लेवल तक करा जा सकता है, बट ऐसे स्टेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना, ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब रहता है, कर्फ्यू रहता है, फिर जुम्मे वाले दिन कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, श्रीनगर में तो स्पेशली हो जाते हैं। हाँ तो एट दैट टाइम अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, बट ये जो जायज़ है वो तो अलग ही है, वो तो आएगा ही नहीं न्यूज़पेपर में, जो जायज़ जिसके ऊपर पड़ताड़ना हो रही है। एमनेस्टी वाले तो सिर्फ अपना ये पॉलिटिकल इनको घेरना होता है, इनको कुछ नहीं करना होता। ओके, देन आफ्टर दैट द NCRB फाउंड दैट देयर हैज बीन 12% इंक्रीज इन द यूज ऑफ द UAPA। हाँ UAPA का तो थोड़ा मिस यूज हो ही रहा है। ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये मैं आपको UAPA इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा कि UAPA का प्रॉपर एक्ट क्या है। अफस्पा हम उसमें पढ़ते हैं कि अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 में लगा था आफ्टर द किलिंग ऑफ द कश्मीरी पंडित, एक्सोडस जब उनका हुआ था 1990 में लगा दिया गया था कश्मीर में, और 2001 में लगाया गया था जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा, जम्मू वाला सेक्टर हो गया ना, उधमपुर उस वाले सेक्टर, कश्मीर अलग सेक्टर पड़ता है, तो कश्मीर में तो 90 में लग गया था, और फिर जम्मू में, लद्दाख में इतना कोई मैटर नहीं है। ओके, तो इसको मार्क कर लीजिए, बट UAPA और अफस्पा में आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा। कश्मीर किलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स NGO टू अप्रोच गवर्नमेंट, उसी के ऊपर है ये। ओके, अभी देखिए वो थोड़ा कश्मीरी पंडित का वो दोबारा टारगेट किलिंग थोड़ा हो गया है, तो आफ्टर दैट दे आर डिमांडिंग कि आप थोड़ा SIT वगैरह भी बनाया है गवर्नमेंट ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अभी देखो क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं।